प्रिय कक्षा 11 के विद्यार्थियों, मैं राजकुमार श्रीवास्तव आपका इस ऑनलाइन पोर्टल पे स्वागत करता हूं। हम वाणिज्य की कक्षा में पिछली वीडियो में पुस्तपालन के बारे में देखे थे। आज हम उसके जस्ट बाद की पॉइंट को देखेंगे, जो है लेखांकन मीन्स अकाउंटिंग। आपको याद होगा हमने एक डायग्राम सा बनाया था, उसमें लिखा था पुस्तपालन, फिर लेखांकन और फिर अंकेक्षण। तो पुस्तपालन तो आपने देख लिया। अब उसके जस्ट बाद की क्रिया आप देख रहे हैं लेखांकन, और लेखांकन में देख रहे हैं सबसे पहले लेखांकन का आशय मीन्स लेखांकन एक्चुअल में होता क्या है। आइए देखते हैं। जब आप लेखांकन के आशय और परिभाषा को बताने लगेंगे तो वहां पे आप लिखेंगे, साधारण शब्दों में लेखांकन का आशय मौद्रिक स्वभाव के लेन देनों का लेखा करने। यहां पे एक बात ध्यान देने की है, मौद्रिक स्वभाव के लेन देनों का। कल मैंने मौद्रिक और गुणात्मक दोनों के बारे में आपसे बताया था। मीन्स जिन व्यवहारों का मूल्य हम मुद्रा में माप सकते हैं वही मौद्रिक व्यवहार कहलाते हैं, और हम उन्हीं का लेखांकन कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मौद्रिक स्वभाव के लेन देन होंगे, उनका लेखा करने, उनका वर्गीकरण करने और उनका सारांश तैयार करके इस प्रकार से प्रस्तुत करना है जिससे उनका विश्लेषण एवं निर्वचन हो सके। इसमें आपको दो तीन बातें बिल्कुल डिफरेंट लग रही हैं जिनका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। लेखा करना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी हम हिसाब किताब कर रहे हैं, जो भी हम लेन देन कर रहे हैं, उसको हिसाब किताब की पुस्तकों में लिखना ही लेखा करना है। सेकंड पार्ट है वर्गीकरण करना। देखिए, वर्तमान समय औद्योगिक युग है। इसमें किसी भी संस्था के द्वारा एक साथ बहुत से लेन देन किए जाते हैं और वे लेन देन बहुत से व्यक्तियों के साथ किए जाते हैं, और एक साथ अगर उनको लिख दिया जाए तो अलग अलग उनके हिसाब को देख पाना और अलग अलग उनके हिसाब को बता पाना एक दुष्कर कार्य होगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित जिनके साथ हम लेन देन करते हैं उनका एक अलग पेज पर खाता बना लिया जाता है। तो अलग अलग व्यक्ति जिनके साथ हम लेन देन कर रहे हैं उनके लिए अलग अलग व्यवस्था में हम एक ही विधि के तहत अलग अलग पृष्ठ संख्या पर अलग अलग पुस्तकों में लेखा कर लेते हैं। तो वो कहलाता है हमारा वर्गीकरण, जिससे अगर उस व्यक्ति से संबंधित किसी चीज को देखना हो तो हम सिर्फ उस पेज को पर्टिकुलर हम देखें और उसके हिसाब को बता सकें। अगली बात है उनका सारांश तैयार करना। सारांश मीन्स ढेर सारी जो पार्टीज हैं, ढेर सारे जो लोग हैं जिनके साथ हम व्यवहार करते हैं, उन सब के हिसाब का एक निचोड़ निकलेगा। निचोड़ मीन्स ये है कि उन्हें हमें भुगतान करना है या वे हमें भुगतान करेंगे। तो दोनों में अंतर है। अगर वे हमें भुगतान करेंगे मीन्स वो पैसा मिलने वाली बात है, हम उन्हें भुगतान करेंगे इसका मतलब हमें पेमेंट करना है, तो भुगतान करना देना है। तो दोनों बातें अलग अलग हैं, एक तरफ देना है और एक तरफ मिलना है। तो देने वाले का अलग सारांश बना लिया जाएगा, मिलने वाले का अलग सारांश बना लिया जाएगा। इससे पता लग जाएगा कि वास्तव में हमें देना ज्यादा है या हमें मिलना ज्यादा है। तो इसके लिए हम जो विवरण बनाते हैं उसे हम बोलते हैं सारांश तैयार करना। इस प्रकार से सारांश तैयार हो गया तो उसे इस प्रकार से प्रस्तुत करना है जिससे उसका विश्लेषण एवं निर्वचन हो सके। विश्लेषण, दो शब्द मिले, विश्लेषण और निर्वचन हो सके। विश्लेषण का मतलब उस बात का हम एक एक पार्ट अलग करके उस पर हम विस्तृत तरीके से ये चर्चा कर सकें कि वास्तव में हमें इस कारण से फायदा हुआ है या हमें इस कारण से नुकसान हुआ है। ये है उसका विश्लेषण करना कि उसमें कितने पॉइंट्स हैं,
किस पॉइंट पे हमारी क्या स्थिति हो रही है, किस पॉइंट के कारण हम फायदे में हैं, किस पॉइंट्स के कारण हम नुकसान में हैं, किससे हमारी आय हो रही है और किस पे हमें ज्यादा व्यय करना पड़ रहा है। तो ये रहा उसका विश्लेषण करना। निर्वचन करना मीन्स उसके रिजल्ट को निकाल लेना कि वास्तव में इसका कंक्लूजन क्या आया। तो ये जो बातें हैं इसे हम थोड़ा सा एक अलग सिस्टम में देखते हैं। वो सिस्टम क्या है कि जो अकाउंटिंग का मेन प्रोसेस है उसमें सबसे पहले हमको करना पड़ता है जर्नल। अभी मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं जिससे बातें आपको समझ में आ जाएं। जर्नल करने के बाद हमें इसका बनाना पड़ता है लेजर। लेजर बनाने के बाद हमको बनाना पड़ता है तलपट, और तलपट बनाने के बाद हमें बनाना पड़ता है अंतिम खाता। अंतिम खाता, और इस अंतिम खाते में शामिल क्या क्या होता है। अंतिम खाते को 3 पार्ट में बनाते हैं। अभी आप सामान्य तरीके से देखें तो सबसे पहले हमें बनाना पड़ता है व्यापार खाता, फिर हमें बनाना पड़ता है दूसरे नंबर पे लाभ हानि खाता, और तीसरे नंबर पे हमें बनाना पड़ता है चिट्ठा या व्यापारिक चिट्ठा या आर्थिक विवरण। तो ये मुख्य प्रोसेस है जिसके तहत हमें अकाउंटिंग का काम करना है। तो इसमें ये जो जर्नल का प्रोसेस है ये तो है लेखा करना, जो आपने देखा कि मौद्रिक स्वभाव के लेन देनों का लेखा करना। तो लेखा करना मुख्य रूप से पुस्तपालन में आ जाता है कि जैसे हम कोई लेन देन करते हैं हम तुरंत उसका लेखा कर लेते हैं। तो ये जर्नल हमारा मेनली पुस्तपालन में आ जाता है। लेकिन कुछ एडवांस चीजें हैं, कभी कभी क्या करता है हम जर्नल की बुक नहीं बनाते हैं, सीधे हम लेजर पोस्टिंग करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में ये पार्ट हमारा लेखांकन के अंतर्गत शामिल हो जाता है। इस पे हम आगे जब थोड़ा सा एडवांस और पढ़ाई करेंगे तो वहां पे हमको ज्यादा समझ में आएगी बात। अभी ये जान लें कि जर्नल का पोर्शन यदि हम पुस्तपालन तैयार कर रहे हैं तो जर्नल हमारा पुस्तपालन में आ जाएगा। उसके बाद ये लेजर, लेजर का मतलब होता है खाता बनाना। तो अलग अलग व्यक्तियों का हम खाता बनाते हैं, ये हमारा कहलाता है वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब क्या होता है हमारा लेजर। जर्नल मतलब क्या होता है सामौद्रिक स्वभाव के लेन देनों का लेखा करना। तलपट, ये तलपट हमारा क्या है सारांश तैयार करना। ये सभी जो लेजर बनते हैं जो तलपट बनते हैं इनका जो बैलेंस होता है उसके द्वारा हमें एक तलपट बनाना पड़ता है जो कि इन सब का क्या होता है सारांश होता है। तो सारांश में हम तलपट को ले लेते हैं। उसके बाद हमारा आता है विश्लेषण एवं निर्वचन। तो विश्लेषण एवं निर्वचन में हमारे ये अंतिम खाते आ जाते हैं। अंतिम खाते में व्यापार खाता हमें बताता है कि हमें सकल लाभ हुआ है या सकल हानि हुई है, हम ग्रॉस प्रॉफिट गेन कर चुके हैं या ग्रॉस लॉस गेन कर चुके हैं। फिर उसमें से कुछ और अमाउंट्स को माइनस करना पड़ता है जो ऑफिस लेवल के होते हैं। तो उसको माइनस करने के बाद हमें पता लगता है कि वास्तव में शुद्ध लाभ हमें क्या हुआ है या शुद्ध हानि हमें क्या हुई है। फिर हमारा होता है आर्थिक चिट्ठा, ये हमारा बताता है कि आपके व्यवसाय की आर्थिक स्थिति कैसी है। तो ये स्थिति विवरण है, ये स्थिति बताता है व्यापार की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी देता है। तो इस तरह से इस पूरे प्रोसेस को यहाँ पे बताया गया है कि ये हमारा सामान्य मौद्रिक लेन देनों का लेखा करना, ये है हमारा वर्गीकरण करना, यहां हमारा है सारांश तैयार करना, और ये प्रोसेस हमारा कहलाता है विश्लेषण एवं निर्वचन करना। तो लेखांकन में क्या है कि पुस्तपालन जैसे ही खत्म हुआ, सपोज दैट ये जर्नल हमारा पुस्तपालन में है, तो इसके बाद की ये जो सारे प्रोसेस हैं लेजर से लेकर ये फाइनल अकाउंट तक, ये हमारा टोटल आता है किसमें लेखांकन में। और लेखांकन की जो अब एडवांस स्थिति है उसमें जर्नल को भी शामिल कर लिया जाता है। तो इस तरह से जर्नल से लेकर ये फाइनल अकाउंट तक जो भी वर्क किए जाते हैं अकाउंट से रिलेटेड वो सारे किस में आते हैं लेखांकन में आते हैं। तो ये तो हमारी सामान्य सी बात। इसको दो हमारे लेखा शास्त्री हैं जिन्होंने अपने विचारों के अनुसार इसे परिभाषित किया है। तो यहाँ पे आप एक लाइन मेंशन करेंगे, इसे निम्न लेखा शास्त्रियों ने अपने विचारों के अनुसार परिभाषित किया है। तो उसमें पहली परिभाषा है स्मिथ एवं एशबर्न की। इन्होंने लिखा है, स्मिथ एवं एशबर्न ने लिखा है कि लेखांकन मुख्यतः वित्तीय स्वभाव वाले व्यावसायिक व्यवहारों एवं घटनाओं को लिखने
एवं वर्गीकरण करने का विज्ञान है। विज्ञान के बारे में मैंने कल आपसे चर्चा किया था कि किसी भी वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यहाँ पे भी देखिए सारे काम सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध किए जाते हैं। ऐसा नहीं पहला फाइनल अकाउंट बना लेंगे फिर लेजर बनाएंगे, तो एक क्रम है, इसके कारण यह विज्ञान है। और इन व्यवहारों व घटनाओं का महत्वपूर्ण सारांश मीन्स तलपट बनाने, विश्लेषण करने मीन्स उसका फाइनल अकाउंट बनाने, उसकी व्याख्या और परिणामों को उसकी व्याख्या करते हैं और जो रिजल्ट निकलते हैं उन व्यक्तियों तक संप्रेषित करने की कला है। मीन्स जो भी हमारे परिणाम आ रहे हैं उन परिणामों को उन व्यक्तियों तक पहुंचाएंगे जिन्हें उनके आधार पर निर्णय लेने हैं। क्योंकि प्रत्येक संस्थान में नीचे से लेकर ऊपर तक, काम करने से लेकर काम करवाने तक मैनेजर है, फील्ड अफसर है, फोरमैन है और कर्मचारी, इस तरह का एक चैनल बना होता है। तो उन सारे लोगों को इसकी सूचना मिलनी है जो इससे संस्था के कामों के ऊपर निर्णय लेते हैं कि हमको अगला काम कैसे करना है। दूसरी डेफिनेशन है, ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के अनुसार इसको बोलते हैं AICPA और ये 1961 में परिभाषा दी गई थी। तो इसके अनुसार इन्होंने परिभाषा, एक संस्था है अमेरिका की जिसने ये डेफिनेशन दी है। उसमें है लेखांकन सौदों एवं, सौदा मतलब जो लेन देन हम करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, सौदों एवं घटनाओं मीन्स जो लेन देन से संबंधित क्रियाएं की जाती हैं उनको घटना बोलते हैं। घटनाओं को जो आंशिक रूप से अथवा कम से कम वित्तीय प्रवृत्ति के होते हैं। पहले ही आप चर्चा की जा चुकी है कि वो लेन देन कैसे होंगे, वित्तीय प्रवृत्ति के होंगे जिनमें धन का लेन देन या धन से संबंधित क्रिया की गई होगी। प्रभावपूर्ण विधि से एवं मौद्रिक रूप में लिखने, प्रभावपूर्ण ढंग से मीन्स जो आपके लिए भी सुविधाजनक हो और अगले व्यक्ति के लिए भी सुविधाजनक हो, तो वो एक दूसरे पर प्रभाव डालता है। तो प्रभावपूर्ण विधि से मौद्रिक रूप से मीन्स मुद्रा में लिखने, वर्गीकृत करने और सारांश में व्यक्त करने तथा उनके परिणामों की व्याख्या करने की एक कला है। कला है हमने बताया था किसी भी वस्तु को सुंदरतम ढंग से प्रस्तुत करना एक कला है। तो यहाँ पे भी कार्य चूंकि सुंदरतम ढंग से करना होता है, सारी काम व्यवस्थित करने होते हैं, इसलिए इसे हम कला भी मानते हैं। अपनी बात बताई, दो लेखा शास्त्रियों की भी बात बताई, उसके बाद हम निष्कर्ष रूप में बता सकते हैं कि लेखांकन, यहाँ पे लिखेंगे कि अतः उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि, इतना मेंशन कर देंगे तो हमारी बात थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी। अतः लेखांकन उन व्यवहारों एवं घटनाओं को जो वित्तीय प्रकृति के हैं प्रभावशाली ढंग से लिखने, उनको वर्गीकृत करके संक्षिप्त करना है जिससे उनके परिणामों तक पहुंचा जा सके, मीन्स फाइनल अकाउंट बनाया जा सके और परिणामों की व्याख्या भी की जा सके। ये इसका आशय और इसकी परिभाषाएं रही। इसमें एक महत्वपूर्ण बात होती है, वो ये है कि जहां पुस्तपालन समाप्त होता है वहीं से लेखांकन क्रिया प्रारंभ होती है। मीन्स जर्नल या सामान्य लेखा हो जाने के बाद फिर हम उसका वर्गीकरण करते हैं, सारांश तैयार करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उसका निर्वचन करते हैं। मीन्स जब पुस्तपालन किताबों में हिसाब किताब लिख दिया जाता है तो उसके बाद की जितनी भी क्रिया होती है वो लेखांकन के अंतर्गत आती है। फिर लेखांकन जब समाप्त हो जाता है, जब हमें रिजल्ट मिल जाता है, तो फिर हम उसका अंकेक्षण कराते हैं कि जो रिजल्ट हमारा मिला है वो सही है या गलत है। तो इस वीडियो में हम आपसे इतनी बातों में चर्चा करेंगे कि लेखांकन क्या है, उसकी मुख्य रूप से परिभाषाएं क्या हैं और वास्तव में उसे हम क्या समझते हैं, उसका क्या मतलब होता है। धन्यवाद।